ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे चैप्टर 2 साइंस का, सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु। सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु। सूक्ष्मजीव ये हमारा चैप्टर है सेकंड। सूक्ष्मजीव ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। वो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वायरस ये बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इन्हें निर्जीव या सजीव दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है। ये विभिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसे छड़, गोल। ये भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर करते हैं। इन्हें परजीवी भी कहा जाता है। जीवाणु ये भी एक कोशिकीय हैं। ये सभी जगह पर पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी। ये भी विभिन्न आकृतियों के होते हैं और परजीवी कहलाते हैं, जैसे छड़नुमा स्पाइरल जीवाणु। कवक ये भी एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय भी। ये दोनों तरह के होते हैं। जो जीव अपना भोजन सड़े गले सड़े मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जो दूसरे सजीवों पर निर्भर करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, जैसे म्यूकर और पेनिसिलियम। ये आपको एक चित्र दिखाया गया है। अब हम आगे चलेंगे। एक गतिविधि दी गई है। तुमने अपने आसपास की ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढे तो देखे होंगे। तुमने उन्हें बारिश में भरते हुए भी देखा होगा। जैसे छोटे गड्ढे होते हैं, उनमें पानी भर जाता है, परंतु जैसे जैसे वर्षा ऋतु का समय निकलता जाता है, इन गड्ढों में भरा पानी धुंधला दिखाई देता है, गंदा दिखाई देता है। उसमें छोटे छोटे जीव, मच्छर आदि इकट्ठे होने लगते हैं। तुम इस पानी की थोड़ी सी मात्रा एक बोतल में इकट्ठा करो। इस पानी की कुछ मात्रा, कुछ बूंदें स्लाइड पर डालो, फिर इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखो। पार्ट 8 जो है कोशिका संरचना और प्रकार्य की गतिविधि 1 की सहायता लेकर भी तुम अपना माइक्रोस्कोप बना सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखाई दिया? जो देखा उसका चित्र भी बनाओ। हमें सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। देखिए, अमीबा, पैरामीशियम और छड़नुमा जो है हमें सूक्ष्म जीव उसमें दिखाई देंगे। इसके बाद है माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली संरचना के लक्षण देखो। अनियमित आकृति है जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दी, अनियमित थी। ठीक है, गतिशील थे, जल में तैरती हुई वस्तुओं जैसा हमें कुछ दिखाई दिया। उसके बाद गतिविधि 2 है, सूक्ष्म जीव किन किन परिस्थितियों में वृद्धि कर सकते हैं, यह जानने के लिए तुम्हें एक प्रयोग करना है। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए पॉलीथीन की थैली, सेब के टुकड़े, संतरे की फांकें, केले के छिलके, आलू के टुकड़े, ब्रेड, रोटी, फूल की पत्तियां, मोमबत्ती और माचिस। सेब, संतरे और आलू के टुकड़े, इन सभी जैव पदार्थों की थोड़ी थोड़ी मात्रा लो और एक पॉलीथीन में थैली में डालो। इस तरह की परिस्थिति के अनुसार तुम्हें 5 थैलियां और बनानी है और सारणी में दी हुई परिस्थितियों के अनुसार इन्हें रखना है और अपने अवलोकनों को सारणी में लिखना है। क्या और किस परिस्थिति में रखा? सूखा, जैव पदार्थ, खुली थैली और प्रकाश में। खुली थैली रख दी, प्रकाश में रख दी। जो जैव पदार्थ है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, जो छिलके हैं वो पूरी तरह से सूख जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। सूखा जैव पदार्थ खुली थैली में और अंधेरे में रखा। ठीक है, पर उसको प्रकाश नहीं मिल रहा, अंधेरे में है, वो थोड़ा थोड़ा गलेगा, तो उसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि होगी? होगी, कम होगी। लेकिन सूखा जैव पदार्थ है, बंद थैली में है और प्रकाश में है। ठीक है, लेकिन थैली जो है वो बंद है, उसमें भी वो गलना शुरू हो जाएगा और कम वृद्धि होगी। सूखा जैव पदार्थ है, बंद थैली है और अंधेरे में है, उसमें भी वृद्धि होगी लेकिन कम होगी। जैव पदार्थ गीला करके, मतलब उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया और खुली थैली में है, वृद्धि अधिक होगी। जैव पदार्थ गीला करा है और बंद थैली में है तो बहुत अधिक वृद्धि होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं? अपने शिक्षक और साथियों से चर्चा करके आपको लिखना है। हाँ, कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में होते हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं वो भोजन के साथ, जैसे दही के लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं। और हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हैं जो भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। सूक्ष्म जीव कौन कौन से आवास में रहते हैं? वो कहीं पर भी रह सकते हैं, मरुस्थल में भी, बर्फ में भी, दलदल में भी और उष्ण स्रोतों में भी। उन्हें गर्मी, सर्दी, वो कहीं पर भी कुछ भी सहन कर लेते हैं। क्या सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं? हाँ, हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और जीवाणु। अभी आया था जीवाणु में, आपने पीछे पढ़ा है। गर्मी के दिनों में खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, दूध, दाल आदि जल्दी खराब हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है। जिन घरों में फ्रिज नहीं होते वहाँ पर खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? क्या आपको पता है? जिन घरों में फ्रिज नहीं होते वहाँ पे हम दूध को बार बार उबालते हैं, है ना, ताकि दूध खराब ना हो, और सब्जी और दाल को कम बनाते हैं।
ताकि हमें फ्रिज की ज़रूरत ना पड़े। और सब्जी और दाल को ठंडे पानी में भी रख लेते हैं ताकि वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखने से खाद्य पदार्थ सूक्ष्म खराब नहीं होते, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम हो जाती है या रुक जाती है, इसलिए भोजन जल्दी खराब नहीं होता। बड़े स्तर पर इसी विधि से खाद्य सामग्री, फलों और सब्जियों आदि को सुरक्षित रखने के लिए व्यापारी किसका प्रयोग करते हैं? वो कोल्ड स्टोर का प्रयोग करते हैं, कोल्ड स्टोरेज का, ठीक है ना, कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। घरों में कोल्ड स्टोर क्या होते हैं? जो बड़ी तरह के, एक तरह से बहुत बड़े बड़े फ्रिज। घरों में रेफ्रिजरेटर के अलावा और कौन से साधन हैं जिनके द्वारा अपने पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं? देखो कैसे रख सकते हैं। फलों और सब्जियों को सुखाकर, कि अगर फलों और सब्जियों को सुखा दिया जाए तो उनका पानी निकल जाएगा और वो सुरक्षित रह जाएंगी। दूध को बार बार गर्म करके अचार, जैम, मुरब्बा आदि बनाकर भी हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। यदि दूध को बिना गर्म करे रख दिया जाए तो वह खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव बड़ी तेजी से वृद्धि करते हैं। मटर के पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? इनका क्या कार्य है? कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, ठीक है, और उसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। सूक्ष्म जीवों को दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? पता करके बताओ। दूध से दही में बदलना, लैक्टोबैसिलस। अल्कोहल, शराब और सिरका बनाना, किण्वन विधि द्वारा। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना, राइजोबियम जीवाणु करता है। ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाना ईस्ट के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों से होने वाले नुकसान के 3 उदाहरण तो खाना खराब हो जाता है, रोग उत्पन्न करते हैं शरीर में, और खाद्य को विषाक्त करते हैं, मतलब दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है। किन्हीं 4 पदार्थों के नाम लिखो जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के काम आते हैं। नमक सबसे इम्पोर्टेंट है, नमक जो हमारे घरों में पाया जाता है। तेल, खाने वाला तेल, आपने देखा होगा। अचार में हम नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, चीनी डालते हैं मुरब्बों में, सिरका डालते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है। ये सारे पदार्थ हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करने के काम आते हैं। दैनिक जीवन में इनका प्रयोग कहाँ होता है? उदाहरण सहित बताओ। जैम, स्क्वैश बनाने में हम चीनी का प्रयोग करते हैं। अचार, चटनी बनाने के लिए नमक, तेल और सिरके का प्रयोग करते हैं। सब्जी, फल, मछली और मांस का परिरक्षण करने के लिए हम तेल और सिरके का प्रयोग करते हैं। दूध को दही में बदलने का कार्य लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करते हैं। जीवाणु यह क्रिया एक निश्चित तापक्रम पर ही कर सकते हैं। उनकी यह क्रिया किण्वन कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए अन्य उपयोग हम बताओ। अल्कोहल कर सकते हैं, इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल, शराब, ठीक है। अल्कोहल, एक तरह के अल्कोहल को हम शराब कहते हैं, वैसे अल्कोहल अलग, ठीक है। ब्रेड बनाने में और डोसा, इडली बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम इसका प्रयोग, इस क्रिया का प्रयोग करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसी तरह कुछ हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्मजीव से होने वाली बीमारियों की 3 उदाहरण दो। क्षय रोग, खसरा, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारी सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियां हैं। कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों के नाम लिखो। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। निम्न साधनों द्वारा प्रसारित रोग और उनके कोई 2 कारक और नाम लिखो। वायु द्वारा खसरा विषाणु द्वारा होता है। जल, टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। भोजन द्वारा हैजा होता है और जीवाणु के कारण होता है। संपर्क द्वारा चिकन पॉक्स होती है, वायरस है, विषाणु है। कीट और जीवाणु द्वारा मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ इसका कारक है। अब हम आगे चलते हैं। अपने शिक्षक व साथियों की मदद से निम्न सारणी को भरो। अतिसार, प्रोटोजोआ, दूषित भोजन और अस्वस्थ हाथों से भोजन करना, बार बार दस्त आना, ठीक है। हैजा जीवाणु दूषित भोजन से होता है। पेट में दर्द होना और आंतों का कमजोर हो जाना। खुजली जो है वो कवक के कारण होती है, वायु के संपर्क में आने से होती है और इसका काम है खारिश होना। दाद कवक द्वारा होती है, वायु संपर्क द्वारा होती है। शरीर में गोल लाल रंग के चकत्ते बन जाना। क्षय रोग मतलब टीबी जीवाणु द्वारा होता है, रोगी द्वारा छोड़ी गई सांस थूकने छींकने से होता है। बलगम खांसी और सांस द्वारा। टाइफाइड जो है जीवाणु द्वारा होती है, दूषित जल द्वारा बुखार आना। पीलिया वायरस द्वारा, दूषित भोजन जल द्वारा शरीर का पीला पड़ना, भूख न लगना, मूत्र आदि पीले रंग का आना। अपशिष्ट जल के उपचार में सूक्ष्मजीव किस प्रकार सहायता करते हैं? सूक्ष्मजीव अपशिष्ट जल में पाए जाने वाले अशुद्ध भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जल में, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वो अपशिष्ट उस दूषित जल की अशुद्धियों को खा लेते हैं और उसके उपचार में सहायता
सहायता करते हैं। जंतुओं, पादपों और नाइट्रोजन का उपयोग करने पर भी वायुमंडल में नाइट्रोजन की एक स्थिर मात्रा बनी रहती है। आपको पता है 78% नाइट्रोजन है वो उतनी ही बनी रहती है। ऐसा नाइट्रोजन चक्कर के द्वारा होता है। यह चक्कर निरंतर चलता रहता है। चक्कर क्या मतलब, जो नाइट्रोजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोबारा से ही उस वायुमंडल में वापस चली जाती है। उसे एक चक्कर कहते हैं कि हमने इस्तेमाल भी कर ली फिर दोबारा वापस चली गई। अब पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 3 रोगों और उनके कारक बदलाव। नींबू के अंकर पौधों में, मतलब नींबू के अंकर जीवाणु द्वारा, भिंडी की पीत वायरस द्वारा, गेहूं की रस्ट रोग कवक द्वारा। अगले क्वेश्चन पर, पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 27 के चित्र संख्या 2.10 में नाइट्रोजन का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र की सहायता से आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए हम बुक पर चलते हैं। ये देखिए पेज नंबर 27 पर आपको ये नाइट्रोजन चक्र दिखाया गया है। देखिए वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78%, उसका तड़ित द्वारा नाइट्रोजन ने उसका स्थिरीकरण किया, ठीक है, और वो मिट्टी में आ गई, ठीक है। या वायुमंडलीय नाइट्रोजन और जीवाणु और हरे शैवाल द्वारा, नीले हरे शैवाल द्वारा उसका स्थिरीकरण हुआ, नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित हुआ, वो मिट्टी में आ गई। मिट्टी में से उसे पौधों ने ले लिया, पौधों को जंतुओं ने खा लिया, जंतुओं ने उत्सर्जन, और जब जंतुओं की मृत्यु हुई वो नाइट्रोजन दोबारा से मिट्टी में मिल गई, ठीक है। और मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक जो हैं जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो गया और दोबारा से वो वायुमंडल में चली गई। इस प्रकार आपने देखा कि जो नाइट्रोजन थी वो एक चक्कर पूरा करके दोबारा से वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन बन गई। इस तरह उसकी जो नाइट्रोजन थी वो वायुमंडल में उतनी की उतनी ही रही, 78%, ठीक है। तड़ित ने उसका स्थिरीकरण किया, नीले हरे शैवाल ने उसका स्थिरीकरण किया, नाइट्रोजन में बदली, मिट्टी में आ गई, मिट्टी से पौधों ने ली, पौधों से जंतुओं ने खाई, जंतु मर आ गए और फिर दोबारा से मिट्टी में आ गई और मिट्टी में से वो दोबारा से नाइट्रोजन में बदली और वायुमंडल में वापस चली गई। अब इसके ऊपर हमने निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। नाइट्रोजन पेड़ पौधों तक कैसे पहुंची? मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं जिन्हें पौधे भूमि से अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना। पौधों तक कैसे पहुंची कि वो नाइट्रोजन यौगिकों में बदली, उसके बाद वो जो है पौधों तक पहुंची। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण किसे कहते हैं? जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलना। वर्षा जल से अधिक पैदावार क्यों होती है? क्योंकि वर्षा जल में महत्वपूर्ण नाइट्रेट होते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल होता है, वो होते हैं जिनको पौधे अपनी जड़ों द्वारा सोख लेते हैं और पैदावार जो है अच्छी होती है। बिजली कड़कने पर चिंगारियों के प्रभाव से ऑक्सीजन से जुड़कर वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। पानी और ऑक्सीजन के जुड़कर यह नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 24 घंटों में लगभग 2,50,000 टन नाइट्रिक एसिड इस तरह बनकर हवा में घुलकर पृथ्वी पर उतर आता है। यह एसिड मिट्टी में मौजूद कार्बोनेट और क्षारों से प्रतिक्रिया करके नाइट्रेट बनाता है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के नाइट्रेट इसी प्रकार बनते हैं। वनस्पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को, इन नाइट्रेट्स को सोख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।